बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम मेहरान टीवी तव्हांजो मेज़बान जुनेद मेमण सभिनी व्यूअर्स खे सी वेलकम कयूं था। नाज़रीन, वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन असांजी मेहरान टीवी तां जारी आहे कल्ह खां वठी। ऐं अॼु वर्ल्ड कप जो ॿियो मैच ऐं पाकिस्तान जे लिहाज़ खां इंतहाई इंपॉर्टेंट मैच ऐं पाकिस्तान जो ओपनिंग मैच पहिरियों मैच कदरनि ॾिठो वञे त अगरि अपोज़िशन खे ॾिसिजे त पाकिस्तान जे लाइ हिकु आसान मैच, पर जेका कंडीशन पाकिस्तान जी ॾिसिजे बि त उन हिसाब सां पाकिस्तान जो बिल्कुलु बि को आसान मैच नज़र न पियो अचे। पाकिस्तान जी पूरी बैटिंग लाइन जेका आहे तमामु जल्दी आउट थी वई। शुरू वारा टे बैट्समैन त बिल्कुलु जल्दी आउट थी विया बग़ैर को सुठी ख़ातिर खां कारकर्दगी ॾेखारण जे बग़ैर। उनमें बाबर आज़म बि इंक्लूड आहे। ऐं उनखां पोइ ॻाल्हि कजे त कुझु न कुझु सुठी बैटिंग कई सऊद शकील, मोहम्मद रिज़वान कुझु न कुझु पाकिस्तान खे वापसि खणी आया। इफ़्तिखार बि जल्दी आउट थी वियो। त पाकिस्तान जी पोज़ीशन आहे एतिरी बहितर कोन्हे। अगरि पाकिस्तान खे हिन पोज़ीशन टाइम ते अगरि 20 ओवर पाकिस्तान खेॾिया त पाकिस्तान कम से कम वधि में 2 या 3 विकेट लूज़ करे पाकिस्तान जो हीअं स्कोर कम से कम बि 220-30 प्लस हुजे हा त पाकिस्तान सुठी पोज़ीशन में हुजे हा। बहरहाल जेका ओवरऑल कंडीशन आहे, छा मसइलो रहियो, छाजे करे, उन ते ओवरऑल असां डिस्कशन कंदासीं। असांजो एक्सपर्ट जेको ओवरऑल असां सां गॾु हूंदो आहे तमामु बहितरीनु पाण साहिब खां एथलीट बि आहिनि ऐं क्रिकेट जो बि तमामु घणो तजुर्बो आहे। ख़ासि तौर ते जेके टीवी शोज़ में या असांजे प्रोग्राम में मुस्तक़िल तौर ते तजियो ॾींदा आहिनि। त एस एम नदीम साहब असां उनखे वेलकम कंदासीं प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, वो आप पाकिस्तान के मैच पे तो आएंगे, अब उससे आने से पहले थोड़ा डिस्कस करें कल वाले मैच पे। कल मैंने आपको कहा था कि न्यूजीलैंड जीत जाएगी क्योंकि ड्यू फैक्टर भी होगा और पीछे बड़ा पाकिस्तान ने भी 350 रन बड़े आराम से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी चेस करने, तो वही हुआ। आपने कहा कि 280 अगर हो गया तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा, लेकिन 280 हुआ और न्यूजीलैंड ने बड़ा कंफर्टेबली विन किया। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। वो कहते हैं ना, मिसाल देते हैं क्रिकेट बाय चांस, तो वो कल वो नज़र आया है। मतलब जिस तरीके से इंग्लैंड हारी है, मतलब 1 विकेट ही उन्होंने लिए और जो है 9 विकेटों से हार गए और 80 के करीब बॉलें जो है बाकी थी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो मैच जो बिल्कुल ही एक तरफा हो गया। 282 रन जो है वो कम नहीं होते हैं। तो जो कॉनवे है और उनके जो रविंद्र, उन्होंने आउटस्टैंडिंग जो परफॉर्मेंस दी, ठीक है। तो इंग्लैंड की टीम ऐसी नहीं है कि बिल्कुल इस तरीके से हार जाए कि वो बिल्कुल लो रैंकिंग टीम हो। इंग्लैंड जो है हमेशा ही जो है वो अच्छा परफॉर्म करती रही, चाहे वर्ल्ड कप हो, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हो या T20 हो, कोई भी, और डिफेंडिंग चैंपियन भी है इंग्लैंड। आप ये देखें तो कल जो वो कहते हैं ना क्रिकेट बाय चांस, तो उन्होंने सारे जितने भी नजूमी थे या पंडित थे क्रिकेट के, उनके सबके जो फलसफे जो है ना वो इंग्लैंड ने जो है वो ख़राब कर दिए। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वाकई में जो है वो ड्यूक फैक्टर था। और फिर दूसरा ये कि देखें उन्होंने जो बॉलिंग की है वो भी बॉलिंग भी अप टू द मार्क नहीं थी इंग्लैंड की तरफ से। थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज चेंज थी। तो न्यूजीलैंड के जो बैटर्स थे और फिर उन्होंने जो बॉलर ने शुरू में जो एडवांटेज लिया, 2-3 विकेटें उन्होंने जो फास्ट बॉलर ने आउट की, फिर स्पिनर्स ने काफ़ी जो है वो उनको परेशान किए रखा। तो वो उनके लिए जो है बैटरमेंट की वजह बना न्यूजीलैंड के लिए। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ी अब कंडीशन थोड़ी अब क्लियर हो रही है वर्ल्ड कप के वार्म अप के मैचेस को मिला के, इन 2 मैचेस को मिला के अब ये नज़र आ रहा है कि जिस तरह हमेशा से वर्ल्ड कप्स में होता है कि भाई एक स्ट्रेंथ बन जाती है कि भाई टॉस जीत के ये करना है। अब जो नज़र आ रहा है कि यही आ रहा है कि भाई जो टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करेगा, पीछे कदरन आसान होगा स्कोर चेस करना। तो क्या समझते हैं अब ये रहेगा या कोई टीम ऐसी भी होगी जो टॉस जीत के पहले बैटिंग करेगी? नहीं, पहले तो टीमें जो है अपने आप को कंफर्टेबल जोन में लेकर आएंगी कि 4 टीमें जो टॉप की हैं उसमें अगर कोई टीम आ जाती है लीग मैचेस से पहले तो वो ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि टॉस हार जाएं और फिर बाद में भी बैटिंग करनी पड़े। तो ये स्ट्रेटजी होती है हर टीम की अपनी, और जो स्ट्रेटजी मकसद इनकी टीम मैनेजमेंट बनाती है, फिर प्लेयर्स उसी के हिसाब से परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यकीनन ऐसा होगा किसी न किसी मैच में कि जो वो टॉस जीत कर जो बाद में भी बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जब वर्ल्ड कप जीतना है तो हर सिचुएशन और हर कंडीशन, टॉस विन हो या लूज़ हो, उसके लिए आपने तैयार रहना है। और दूसरी जो हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि वो ड्यू फैक्टर का, क्या मौसम चेंज हो रहा है एशियन कॉन्टिनेंटल में, मौसम भी चेंज हो रहा है, ऐसा ऐसा सर्दियाँ आ रही, तो वो कंडीशन का बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। और बिल्कुल कंटिन्यूसली जब मगरिब के बाद कंटिन्यूसली 50 ओवर चलने हैं तो उसमें बड़ा है इसका इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल, हाँ, आप सही कह रहे हैं। अब ये देखें ना, आज जो मैं देख रहा था नीदरलैंड की टीम जो बॉलिंग कर रही है, या कल उन्होंने की थी न्यूजीलैंड वालों ने, स्पिनर ने बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, बड़ा डिस्टर्ब किया बैटर्स को। तो जो बाद में आने वाले वो बिल्कुल इजीली। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द टॉस कंडीशन, अकॉर्डिंग जो कंडीशन जो है उसके हिसाब से जो अभी लग रहा है तो पाकिस्तान के लिए तो बड़ा खतरा हो गया है। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान को आउटस्टैंडिंग जो है वो क्रिकेट खेलनी होगी, फील्डिंग में हो चाहे वो बैटिंग में हो। अभी भी ओवर्स बाकी हैं, शादाब और नवाज ऐसे प्लेयर्स हैं
कि वो अच्छी हिटिंग भी कर लेते हैं और अच्छी इनिंग भी खेली हुई है उन्होंने। तो पाकिस्तान को तकरीबन जो है 270 280 आज करने होंगे। फिर मैं आज वही कहूँगा। और फिर जो नीदरलैंड की टीम है उसको आपने शुरू के पावर प्ले में 2-4 आउट कर लिया अगर आपने, तो फिर आपकी पोजीशन जो है कंफर्टेबल होगी। अच्छा, क्या कहें, आपके सामने है कि हम मुसलसल कुछ बैटर्स को मौका दिए जा रहे हैं और पता भी है फेल होते जा रहे हैं। फ़खर जमां का मिसाल ले लें, अगर उसकी देखें तो उसका जो एवरेज है कि 7 से 8 मैच के बाद वो एक इनिंग खेलते हैं, या 8 से 9 मैच के बाद बल्कि कोई 50 वाली इनिंग होती है। और हम रिलाई करते हैं भाई वो एक ही इनिंग है कि चैम्पियंस ट्रॉफी उसने जिताया था, एक 100 है उसके, उस पर हम उसको खिलाए जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि ये दूसरे प्लेयर्स के साथ नाइंसाफ़ी है या वाकई फ़खर जमान डिज़र्व करते हैं कि वो कंटिन्यू खेलें? नहीं, फ़खर जमान का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें 4 इनिंग उनकी ऐसी हैं जो 180 से ऊपर की उन्होंने खेली हुई हैं। ठीक है। उसके अलावा 200 किया हुआ है उन्होंने वनडे के अंदर, तो शायद उसी को एज दे रहे हैं कैप्टन। हालांकि आप देखें कि न्यूजीलैंड के कल कैप्टन खेल ही नहीं रहे थे, जो उनके केन विलियमसन जो हैं वो बाहर थे। तो वो अब उन्होंने देखो उनकी अपनी एक स्ट्रेटेजी थी और उनके जो बाकी प्लेयर्स थे उन्होंने प्रूव भी किया कि भाई जो है हम जीत सकते हैं। तो ऐसी जो है ये कैप्टन की सवाबदीद होती है, उनको अगर एतमाद है और तो देखें अगर टीम हार जाएगी तो भी उनसे ही पूछा जाएगा और जीतेगी तो उन्हीं के लिए जो है सब कुछ लोग जो है वो अप्रिशिएट करेंगे। तो अब ये कैप्टन बेहतर समझ सकते हैं टीम मैनेजमेंट कि फ़खर जमान को खिलाने की क्या वजूहत हैं कि वो मुसलसल जो अफगानिस्तान की सीरीज़ है, फिर उसके बाद एशिया कप है, फिर अब ये वर्ल्ड कप आ गया है। तो मेरे ख्याल से एक मैच और देना चाहिए फ़खर जमान को नेक्स्ट मैच, उसके बाद जो है वो चेंज की तरफ जाना चाहिए पाकिस्तान को। अच्छा, तो चेंज की तरफ जाएं तो आपका मतलब है कि अगर फ़खर जमान फेल होता है तो हम अब्दुल्ला शफ़ी की तरफ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है कि क्या चलें फ़खर जमान को छोड़ें, इमाम उल हक की बात करते हैं। इमाम उल हक के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि उनकी जो अप्रोच है, भले कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी बॉलिंग हो, उनकी अप्रोच यही होती है कि उनको 50 करना है। फिर वो 60 बॉलों में, वो 70 बॉलों में उन्होंने अपना 50 करना है। जो मिसबा की जो लेगेसी थी कि भाई आप ऐसा करके जाओगे, इन दी एंड जब मैच ख़त्म हो तो फिर भाई मैंने तो अपने 50 रन किए, आपने क्या किया। तो वो 50 जो हैं ये टीम के लिए कितने फ़ायदेमंद है या कितने नुकसानदेह, क्योंकि उनका जो नॉर्मली स्ट्राइक रेट उनका 80 के करीब होता है, क्योंकि उनका 50 जब भी आप देखेंगे तो 60 बॉलों में, 65 बॉलों में, क्योंकि पावर प्ले में आपको पता है कि जाके थोड़ा खेलना पड़ता है आजकल के दौर में। तो ये कि भाई पावर प्ले का जितना एडवांटेज लिया जा सके तो लें, लेकिन यहाँ पे हमारी पॉलिसी कुछ चेंज होती है, हम उस पर जाते हैं कि भाई जितना डिफेंस करें, विकेटों को सेव करें। क्या समझते हैं इस हवाले से? देखें, फ़खर जमान को रखे ही इसलिए इन्होंने साथ कि फ़खर जमान जो है पावर हिटर हैं। और इमाम उल हक की जो बात आपने कही है बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर पिच की कंडीशन ऐसी है, देखिए कभी कभी सर्वाइव भी करना पड़ता है। ये कंडीशन ऐसी है तो उसके लिए आप जो वो कहते हैं ना कि विकेट को थ्रू कर देना बिला जवाब। आज भी जो वो इमाम उल हक का आप देखें तो बेमकसद का एक शॉट उन्होंने खेला जिसकी वजह से वो आउट हो गए, हालांकि अच्छा वाला खेल रहे थे वो। तो इस किस्म में फिर क्या होता है, आने वाले बैटर्स के ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो वो जो आप रन करने जा रहे हैं 280 या 300, तो फिर वो आपका टारगेट अचीव नहीं होता, फिर आप जो नीचे ही रह जाते हैं 250 पर, 240 पर। देखिए सर, आप देखें हम जब भी बड़ा स्कोर करने जाते हैं उसकी 2 कंडीशंस होती हैं। या तो ये कंडीशन होती है कि हमारे जो एंड वाले बैटर आके हिटिंग करते हैं, या मिडिल ऑर्डर में कोई बहुत तेज़ खेलता है। ओपनर्स ने बड़ा कम हमें ऊपर तेज़ खेल के दिया है। तो इंडिया की जो कंडीशन नज़र आ रही है कि मैचेस 300 के टच करेंगे या 300 से ऊपर जाएंगे। चेस में तो आपने ये माइंड बना लेंगे भाई 350 भी बन सकता है, शुरू में आपने इतना बनाना है। तो ये कितना हमें इस चीज़ का फ़ायदा होगा कि भाई विकेट सर्वाइव आप करें। आज हमने देखा कि बाबर आजम भी इसी प्लान के तहत जा रहे थे कि वो सर्वाइव, कि मैं थोड़ा रोक के तो उसी प्रेशर में, हालांकि बाबर आजम बड़ी कम गलती करते हैं, लेकिन नज़र आया कि भाई कि बाबर आजम ने अंडर प्रेशर आके गलती की है। क्योंकि मैं देख रहा था कि जब उन्होंने 15, 16, 17 बॉल खेले और 5 रन थे तो उन्होंने चाहा कि मैं मारूं, और वो गलती करके, हालांकि वो ट्रैप उन्होंने किया था कि 2 फील्डर शॉर्ट मिड को लिया था और वहीं पे ही वो इसका जवाब मैं लूँगा ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वक्त है साई जो अचूता कुछ देर में कि रानून जो साथ गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दो ताईं भली कार चवंदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम मेहरान टीवी में वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन। ब्रेक ते वञण खां पहिरीं मूं सवाल पुछियो असांजे एक्सपर्ट SM नदीम साहब खां त जेको असांजी जेका पॉलिसी आहे त पावर प्ले में
पूरी दुनिया अचे थी स्लॉगिंग करण, पूरी दुनिया अचे थी तो असां पावर प्ले जितरो एडवांटेज वठूं ओतिरो वठूं। असांजी पॉलिसी हमारी वही हो रही है कि भाई शुरू में आप विकेट डिफेंड करें, बाद में हिटिंग करें, फिर बाद में आपको पता है कभी लगते हैं कभी नहीं लगते, और शुरू में तो आफरीदी होता था, इस तरह गेटर होते थे। क्या समझते हैं ये पॉलिसी में इस वर्ल्ड कप में कामयाबी दिला सकती है या नुकसान में जाएंगे? देखो इसका डेफिनेटली नुकसान होगा। शायद आपको याद होगा सईद अनवर, ठीक है, जय सूर्या, ये दो ऐसे प्लेयर्स थे जो पावर प्ले का बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे। अगर 90s की आप बात करें तो अब जो हमारे पास जो ओपनर्स हैं ना, आप देखें कि वो उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पावर प्ले का प्रॉपर यूज़ कर सकें। अगर आप इंडिया की तरफ चले जाएं तो इंडिया के आप देख लें कि वो पावर प्ले का भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आप न्यूजीलैंड की तरफ आ जाएं, इंग्लैंड के आ जाएं, जो इंग्लैंड के और न्यूजीलैंड के इंडिया के जो बैटर्स हैं वो वही हैं जो T20 में खेलते हैं उनके। तो 10 ओवर्स के अंदर वो इतना स्कोर कर जाते हैं, 100 से ऊपर उनका स्कोर होता है या 90 के करीब होता है ऐसे, तो वो एक कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं। सर क्या वजह है कि हमारे यहाँ सिलेक्टर्स हर चीज़ को देखते हैं, स्ट्राइक रेट को अहमियत क्यों नहीं देते? हालांकि आपको पता है कि आजकल ODI T20 में सबसे जो मेन चीज़ है वो है स्ट्राइक रेट। बिल्कुल। आप 50 तो आप कोई भी आके कर सकता है, किसी को फर्स्ट क्लास से आपको डाल दें 80-90 बॉलों में 50 वो भी कर देगा। मेन चीज़ तो स्ट्राइक रेट है। ODI आज के दौर में अगर आप 50 करते हैं तो कम से कम 40 बॉलों में करें, लेकिन हमारे तो ऊपर ही होते हैं। तो क्या समझते हैं कि फ़खर जमा भी अगर आप कह रहे कि उसको हमने हिटर खिलाया है, इमाम आके डिफेंड करता है, अगर वो इमाम आउट, फ़खर आउट हो जाता है इमाम से वही उसी पे, तो क्या इसका तो बड़ा नुकसान होगा। हाँ देखें, अब यही टीम है। पहले आप देखें, अगर पहले के वनडे मैचेस देखेंगे तो इन्होंने अच्छा भी परफॉर्म किया है, ठीक है ना। जब भी जो है वो इमाम और जो ये फ़खर और बाबर टॉप 10 में जो है बैटर्स की लिस्ट में थे ICC के अंदर। ये भी 1-2 मकसद है, अफगानिस्तान की सीरीज़ ले लें और एशिया कप, उसके बाद थोड़ा सा परफॉर्मेंस का ग्राफ थोड़ा सा गिरा है इनका। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह करेंगे। इसमें आप ये भी तो कह सकते हैं ना, जैसे हम अपने मुल्क से निकले हैं तो ये इशू हुआ है, क्योंकि हम मोस्टली खेलते हैं अपने मुल्क में खेलते हैं। तो चलें इसको छोड़ते हैं, बाबर आजम पे आते हैं। बाबर आजम की बैटिंग आपने आज देखी, क्या समझते हैं कि कौन सी गलती की उन्होंने? नहीं, बाबर आजम जो है वो आप अफगानिस्तान की सीरीज़ लें, एशिया कप लें और ये वर्ल्ड कप आज का मैच ले लें, वो स्पिनर्स के अगेंस्ट जो वो थोड़ा सा मुझे स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि स्पिनर्स को जो वो कंफर्टेबल नहीं खेल पा रहे हैं। अब उसके ऊपर बाबर आजम को चाहिए वर्कआउट करना चाहिए। देखें, बाबर आजम की विकेट थ्रो होती है तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा लॉस ही बाबर आजम का है, और पूरी दुनिया, पाकिस्तान की पूरी टीम, वो समझ एक बैकबोन का रोल है उनका पाकिस्तान की टीम में, पूरी दुनिया भी उनको देख रही होती है। तो इस किस्म से बाबर आजम का आउट हो जाना अनयूजुअल, ये एक थोड़ा सा जो है अलार्मिंग है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आगे आने वाले मैचेस वो अच्छी टीमों के खिलाफ भी हैं, और फिर वो और ज़्यादा स्ट्रेटजी के साथ, प्लानिंग के साथ बाबर आजम और उसकी टीम के ऊपर जो है वो अटैक करेंगे। तो बाबर आजम को चाहिए कि थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट करें कि कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है ना, और उन गलतियों पर जो है काम करें। जब वो काम करें तो इंशाल्लाह जो है वो बाबर आजम ऐसे प्लेयर हैं जिनके पास हर किस्म के शॉट्स मौजूद हैं, ठीक है ना, चारों तरफ शॉट्स खेलते हैं, तो वो फिर जो अपनी जो पुराना रिदम है उसमें इंशाल्लाह नज़र आएंगे आपको। बिल्कुल दुआ है कि अच्छा खेले, क्योंकि अब इन दी एंड टीम पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के साथ दिल धड़कते हैं, तो दिल कहता है कि पाकिस्तान जीते। फिर भले कितना भी गुस्सा हो, भले कितनी भी सिलेक्शन में गलतियाँ हो, कितने भी ज़्यादतियाँ हो, लेकिन इन दी एंड फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान यहाँ से कितना स्कोर करे मैच जहाँ पे हम कहेंगे यार अब पाकिस्तान का मैच सेफ है? क्योंकि आपको पता है पीछे कंडीशन आपको पता है बड़ा इजी हो जाता है बैट्समैन के लिए। देखिए, नीदरलैंड भी जो है वो हल्की टीम नहीं है, बिल्कुल क्वालिफाई किया, और अगर वेस्ट इंडीज बाहर है, नीदरलैंड इन है, तो मतलब कि वो टीम है। और फिर दूसरा देखें कि जो इनके जो गोरो की जो मेंटल अप्रोच जो होती है ना, मेंटली तौर पे बड़े स्ट्रांग होते हैं। हर सिचुएशन में इनके कोचेज, इनके मेंटोर्स इनको इस तरीके से तैयार करते हैं कि वो सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं। तो पाकिस्तान में तकरीबन 280 से और 300 के दरमियान अगर 300 तक कर ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बॉलिंग स्ट्रेंथ हमारी अच्छी है। और फिर उसके बावजूद भी कि आपने फील्डिंग जो है वो आउटस्टैंडिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना, रन बचाने पड़ेंगे। तो अब 20-25 रन आप बचाएंगे तो फिर जाकर जो है वो आप जो है वो मैच जीत पाएंगे। चलें, अब मैं प्रोग्राम के आखिर में फिर हम इस टॉपिक पे भी आएंगे कि आया कितना पाकिस्तान स्कोर करता है और कितना सेफ होगा। पाकिस्तान की 11 पे आज बात करते हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तान की जो 11 थी, कोई सरप्राइज़ मिला या यही टीम थी? नहीं, ये बेस्ट थी। मतलब सऊद शकील ही इंक्लूड हुए और उनका खिलाना बनता भी था, और आज उन्होंने किया भी है। 68 रन किए हैं, 50 से ऊपर रन किए हैं सऊद शकील ने। तो बाकी तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट चॉइस पाकिस्तान के पास मौजूद है वही है। आज देखते हैं स्पिनर जो है वो किस तरीके, नवाज और शादाब, उनके शादाब। अच्छा, जो स्क्वाड में नहीं है, जो पाकिस्तान में है या स्क्वाड का हिस्सा नहीं है ना ट्रेवलिंग का, क्या समझते हैं कोई ऐसा प्लेयर जो इस टीम में आपको लगता है कि उसको होना चाहिए था? जैसे
मे भी हम कह सकते हैं कि ओपनर में साइम अयूब का ऑप्शन अच्छा है, या इमाद वसीम का ऑप्शन हमें अच्छा था, या फास्ट बॉलिंग में अगर बात की जाए तो हसन अली की जगह जो बॉलर हैं जैसे काफ़ी पाकिस्तान में हैं, कुछ तो अनफिट हैं, काफ़ी हम छोड़ के भी आए, तो क्या समझते हैं कि कोई इसमें 11 में बेहतरी हो सकती थी? हाँ देखिए, मेरे हिसाब से जो सरफराज को इन होना चाहिए था। सरफराज, हाँ, सरफराज अहमद जो वो ऐसे प्लेयर है, मेच्योर प्लेयर हैं। देखो उसकी किसकी जगह वो रिजवान को आप एज ए बैटर खिला देते हैं, रिजवान एज ए बैटर भी खेलते रहते हैं। और आप देख लें इंडिया की टीम में देख लें तो एक साथ 3-3 कीपर भी खेले। एज ए बैटर आप उसको खिला भी देते, बाहर किसको करते? बाहर इफ्तिखार को आप कर दें। इफ्तिखार तो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर नहीं देखें, नहीं देखा एज ए बैटर आप बात करते हो, इफ्तिखार मेरे ख्याल में सरफराज से ज़्यादा रिलायबल है मेरे ख्याल में। अभी जो सरफराज की जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, ठीक है ना, टेस्ट में काउंट कर सकते हैं, ओडीआई की एक बात अलग है। ये सऊद शकील भी टेस्ट से ही आए हैं। हमारे यहाँ तो T20 में जो परफॉर्म करता है वो वनडे खेल जाता है, और जो टेस्ट में करता है वो भी वनडे खेलता है। मतलब क्रिकेटिंग शॉट तो नजर आते हैं ना, उनके अंदर टेम्परामेंट है, उनकी स्किल है, उनकी फिटनेस है, ये सारी चीज़ें नजर आती हैं। और सरफराज जो है आप देखें ना, उनका एक वास्ट एक्सपीरियंस है, उससे टीम को भी फायदा होता है। अच्छा, क्या समझते हैं कि इस टीम में हमारी वीकनेसेस आपको कहाँ सबसे ज़्यादा नजर आ रही हैं? नहीं, एक तो हमारे ओपनर जो है वो बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। ओपनर जो है ना वो अप टू द मार्क नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरा हमारी जो फास्ट बॉलिंग जो पिछले 2-3 मैच में जो नज़र आया ना, जिस पर सबसे ज़्यादा हम लोग जो है वो रिलाई कर रहे हैं, तो उस तरीके की फास्ट बॉलिंग नहीं हुई है। शायद उसकी एक वजह ये है कि नसीम शाह अनफिट हैं, ये भी एक वजह हो सकती है। वो प्रेशर क्रिएट करते रहते हैं। अच्छा, शहनशाह अफरीदी भी नहीं खेले थे, पर फिर भी जो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा है, इट्स मीन दे आर बेस्ट। अगर वो बेस्ट हैं तो फिर उनको जो वार्म अप मैचेस में और ये वो अपनी क्वालिटीज़ दिखानी चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान अगर को कम से कम अगेंस्ट नैदरलैंड, नाज़रीन पाकिस्तान के इन तरीके से खेॾणु घुरिजे जो लॻे त पाकिस्तान ऐं नैदरलैंड में डिफरेंस आहे। टीम पाकिस्तान जी टीम का सीज़न टीम है, बड़ी टीम है, ॿी टीम थोड़ी नंढी टीम है, तो उन हिसाब से कोई एक डिफरेंस नज़र आना चाहिए, क्योंकि आगे आपके मैच ऑस्ट्रेलिया से होने, न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से और इंडिया से, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, और तो उसका ये पाकिस्तान को और बेहतर करना पड़ेगा। नहीं, आप ये देखें ना, ये जो मैं बताऊं आपको, ये जो आज का मैच है ना, इसमें रन रेट का भी बड़ा अमल दखल है। आप देखें ना, पाकिस्तान के साथ हमेशा ये तो इफ्स एंड बट्स कि वो जीते वो हारे। पिछले वर्ल्ड कप में भी आप देख लें कि हम रन रेट की वजह से रह गए थे, इंग्लैंड क्वालिफाई करके था और इंग्लैंड जो वर्ल्ड चैंपियन बन गया। तो ये मैचेस ऐसे हैं, नीदरलैंड के खिलाफ है या बांग्लादेश के खिलाफ है, इनके खिलाफ आपको रन रेट बेहतर करना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पे है ही सारा रन रेट। हाँ, क्योंकि ये जो ना 9 मैचेस खेलने आपने और उसमें आपका रन रेट अगर गिर जाता है और आपके पॉइंट्स बराबर हैं, तो फिर वो किसी भी काम के इसमें आप हार गए, ठीक है ना। तो आपने रन रेट को भी मद्देनजर रखना है, कितने ओवर में चेंज। अब देखें न्यूजीलैंड का रन रेट बहुत हाई हो गया होगा, कल एक खिलाड़ी आउट हुआ और 80 के करीब बॉल जो है बाकी थी, तो वो उन्होंने शुरू के मैच में इतना रन रेट कर लिया, वो गिरते गिरते ही गिरेगा। तो हमारे साथ ये थोड़ा सा होता है शुरू के मैच में। 10 मैच खेल जाएंगे, रन रेट उनका ऊपर ही रहेगा। बिल्कुल, तो ये पाकिस्तान को रन रेट का भी ख्याल रखना है कि भाई रन रेट जो है वो किस किस्म का चल रहा है, और फिर थोड़ा सा वहाँ का जो क्या नाम है इन्वायरमेंट है उसको भी अब मेरे ख्याल से अडॉप्ट कर लिया। वो पाकिस्तान के मुसाबकत रखता है तकरीबन, इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं है कि हम कोई ऑस्ट्रेलिया चले गए या इंग्लैंड चले गए, तो कंडीशन से भी फ़ायदा लेना चाहिए पाकिस्तान को। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को की बॉलिंग में कोई कमज़ोर पहलू अगेंस्ट नैदरलैंड टुडे, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान यहाँ पे स्ट्रगल कर सकता है? एक और भी सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कि हमने देखा पिछले मैच में उसामा मीर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, क्या समझते हैं कि उनको खिलाना चाहिए था आज? देखें, जो सीनियर्स होते हैं एकदम में जो है वो किसी पे मतलब कप्तान जो है वो रिलाई नहीं करता है एकदम में। देखें, अब प्रॉपर स्पिनर प्रॉपर चीज़ होती है। आप एक ऑलराउंडर के साथ जा सकते हैं, लेकिन दो ऑलराउंडर स्पिनर के साथ क्या समझते हैं कि उसामा मीर ज़्यादा बेटर ऑप्शन था या नवाज या शादाब में से किसी को? नहीं, आप ये देखें कि शादाब जो है वो भी स्पिनर आए थे, नवाज भी, ये तो बाद में इन्होंने अपनी बैटिंग वगैरह इंप्रूव की है। और ऐसे ही उसामा मीर के लिए भी मशहूर है कि वो T20 में अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। अभी जो अमेरिका में लीग हुई थी वहाँ पर भी उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी। तो अभी तो ये चांस इन्हीं का ही बनता था, नवाज का और शादाब का। ये सीनियर भी हैं, और फिर जो है वो देखो काफ़ी चीज़ें, जब मैच चल रहा था तो काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं दिमाग के अंदर कि प्रेशर है, उसको कैसे हैंडल करना है, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। फिर कप्तान का एक एतमाद होता है, तो वो अपने आप को कंफर्टेबल जोन में समझता है कि भाई अगर ये प्लेयर खेलेंगे तो मैं। अच्छा, हम अगर फाइटिंग स्कोर आज करते हैं, अच्छा स्कोर 280-90 तक कर जाते हैं, फिर उसके बाद क्या समझते हैं कि हमारी बॉलिंग में कमज़ोर पहलू कौन सा है? वो हमारे लिए स्पिनर जो है वो भी मिडिल ओवर जो है 10 ओवर के बाद जो ओवर्स होते हैं 10 से और 40 तक का, उसमें आपको विकेट्स लेनी पड़ेंगी, नहीं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है कि बैट्समैन भी सेट हो चुके हैं। चलें, इसको कंटिन्यू करते हैं नदी भाई, वक्त है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। नाज़िम वक्त ईसाई जो अचूदा कुछ देर में असां गॾु रहिजो।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा भली कार चूं प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम मेरान टीवी में असें डिस्कशन जारी है अबाउट टुडेज़ मैच पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड। हाँ सर, आपसे सवाल पूछा था उसको कंटिन्यू बताएं, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को मैच जीतने में कोई मुश्किलात होंगी या पाकिस्तान आराम से जीत जाएगा? नहीं, देखें वो जो वर्ल्ड कप में टीमें आई हैं और वेस्ट इंडीज़ जैसी टीमें दूसरी टीमों को हरा कर आई है, नीदरलैंड की टीम भी हल्की नहीं है और इनका अब जो वो पुराने जो इनके ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छी जो है ना परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। तो पाकिस्तान को अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, अदरवाइज़ पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे अभी उन्होंने बॉलिंग के अंदर पाकिस्तान को जो है डिस्टर्ब किया हुआ है, कोई भी बैटर जो है वो अभी तक इतना कंफर्टेबल होकर नहीं खेल पाया एडजस्ट होकर। तो ऐसी जो है उनकी जो है बैटिंग है और फिर हमारी बॉलिंग है, वो भी जो है दोनों मायने रखती है कि आप किस तरीके की बॉलिंग करते हैं और उनके बैटर्स भी अच्छे हैं, इतने बुरे नहीं हैं। तो पाकिस्तान को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाकर आप मैच जीतेंगे। हाँ बिल्कुल नाज़रीन, पाकिस्तान जो आइडियल स्टार्ट न वरितो, पाकिस्तान जा जहिड़ी पाकिस्तान जी बैटिंग हुआ है या जेतिरो माज़ी में ॾिसे पाकिस्तान जा बैटिंग टॉप रैंकिंग में आहिनि, त पाकिस्तान के अगेंस्ट नीदरलैंड तमामु बहितरीनु खेॾिणो हो। पाकिस्तान के कम से कम भी तव्हां अगर 20 ओवरनि खां पाकिस्तान सिचुएशन अहिड़ी हुजे पाकिस्तान जो 220-30 प्लस हुजे ऐं हिते 1-2 खां 3 आउट हुजनि, पर पाकिस्तान थोड़ा स्ट्रगलिंग पोजीशन में है। ये भी फिर भी अच्छी बैटिंग की सऊद शकील ने रिजवान ने उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, देखें मिडल ऑर्डर का काम ही यही है जो सऊद शकील ने और रिजवान ने किया है कि आप आएँ यहाँ पर, अगर जल्दी विकेट गिर जाती है आपकी तो फिर आप थोड़ा सा इनिंग को जो है बिल्टअप करें और उसको प्रोलॉन्ग करें, और वही काम उन्होंने किया है। वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि इफ्तिखार थोड़ा सा जल्दी आउट हो गए, अदरवाइज इफ्तिखार भी थोड़ा सा रुकते तो और बेहतर जो है पाकिस्तान की पोजीशन होती। लेकिन अभी भी नवाज़ और शादाब मेरे ख्याल से खेल रहे हैं, तो कभी उम्मीद है कि पाकिस्तान एक अच्छा स्कोर कर लेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान, उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान का कम से कम जो आज का स्टार्ट है वो अच्छा हो, क्योंकि ऑलरेडी नासिर हुसैन ये पेशन गोई कर चुके हैं कि पाकिस्तान नीदरलैंड से भी हार सकता है अगर हारने पे आए तो। हाँ नहीं बिल्कुल, देखें ना, एक वो कहते हैं क्रिकेट बाई चांस, और पाकिस्तान इस हवाले से मशहूर है। जब आप देखें 2019 में जब वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान की टीम जो वर्ल्ड नंबर 8 थी, और एक टाइम तो ऐसा भी था कि भाई वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगे, इस किस्म की बातें भी सुनने में आ रही थी। और फिर पाकिस्तान ने जो परफॉर्म किया सेमीफाइनल, सिर्फ रन रेट की वजह से वो रह गए पाकिस्तान, अदरवाइज तो पाकिस्तान ने अच्छी टीमों को हराया था, इंग्लैंड को भी हराया, दूसरी टीमों को भी बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान ने परफॉर्म किया था। हाँ बिल्कुल, अभी भी अगर देखा जाए तो सिलेक्शन में काफ़ी सारे इशूज़ हैं। अगर सिलेक्शन को उस तरह से किया जाए तो पाकिस्तान की टीम और मजबूत हो। हमारे पास से बेटर हैं जो ओपनिंग में जाके स्लॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन हमने हमेशा रिलाई किया है थोड़ा टुक प्लेयर्स पे। नहीं देखें ना, इसमें असल में क्या है, मैं आपको बताऊँ, देखें हमें सिस्टम जो है वो नीचे से बेहतर करना पड़ेगा। अब हम अगर नीचे ही अंडर 13, 16 और 19 और डोमेस्टिक में ही जो है वो मकसद मेरिट का ख्याल नहीं करें, दूसरी चीज़ों को नहीं खेलें, तो उससे क्या होता है, यही प्लेयर आगे यही जाएंगे ना प्लेयर, तो फिर ये सिस्टम हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो वो सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। तो हमने नीचे जो है बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के ऊपर अच्छे प्लेयर्स, ईमानदारी से कोचेज़ लगाएं, वो अच्छी सिलेक्शन करें और मेरिट के ऊपर फैसले करें, बच्चों को लेकर और उस पर डट जाएँ, ठीक है ना। देखें क्या होता है कि वो किसी का फ़ोन आ गया, ये हो गया, तो वो सुनाना ख़त्म कर दें। ये PCB ज़का अशरफ साहब और डायरेक्टर डोमेस्टिक नदीम खान साहब, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि आप जो उनको बाउंड करें कि अपने निचले लेवल के ऊपर जो है मेरिट पर फैसले करें। वो फिर हम बाबर आजम को क्या पूछते हैं कि भैया वो दोस्ती यारियाँ चल रही हैं, ये चल रही है, लोग बातें कर रहे होते हैं। भाई नीचे भी तो आप देखें नीचे क्या चल रहा है, नीचे से दोस्तियाँ चल रही हैं, सही है, डिस्ट्रिक्ट से लेके नीचे से दोस्तियाँ यारियाँ, और ये मेरा बच्चा, असल में यही सारा झगड़ा है। हम पाकिस्तान की टीम का जो प्रॉब्लम है कि यार मेरे क्लब का लड़का या मेरे उसके ज़ेर साया लड़का वो खेले, यही पाकिस्तान क्रिकेट की जो सबसे बड़ा जो नुकसान है इसी चीज़ का है। पाकिस्तान टीम में भी इवन अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान टीम में भी यही इश्यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान का मेरे ख्याल में पाकिस्तान एज की जो टीम है जो आज हार गए, अफगानिस्तान से भी हार गए, उसके बारे से क्या रिपोर्ट है? हाँ वो एशियन गेम के, हाँ एशियन गेम देखिए ना, हम जो है अब इस लेवल पर आ गए हैं कि मकसद वो भी हार गए, हमारी गर्ल्स जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट थी टीम वुमेन की, वो भी हम हार गए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं तो हमारे सिस्टम में या किसी चीज़ में कोई कमी है जिसकी वजह से जो है हमारे प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, या कुछ जो है वो खराबियां हैं। उन खराबियों को आइडेंटिफाई करना इन्हीं लोगों का काम है जो बैठे हुए ऊपर थिंक टैंक जो बैठा हुआ, वो उनका काम ही यही है। बाकी तो और दूसरा काम क्या है, एक ऑटो के ऊपर चल रहा है कि भाई ये कैलेंडर दे दिया आपने, इस साल जो है वो दिसंबर में फलाना टूर्नामेंट होगा, जनवरी में फलाना होगा, फरवरी में PSL होगी, ये होगा वो होगा। थिंक टैंक का काम ये है कि आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करें। सर थिंक टैंक की क्या बात करें, थिंक टैंक में मिसाल के तौर पे मिसबाह हक या अब्दुल रज़ाक ऐसे लोग ऊपर हैं,
वो तो इसी थिंक टैंक में लगे पड़े कि उनका बेटा कैसे खेले, वो मिसबा का है कि अभी मेरा बेटा पाकिस्तान कैसे खेले, अब्दुल रज़ाक है उसका बेटा पाकिस्तान खेले, ये थिंक टैंक चल रहा है सर। नहीं देखे फिर तो हम भी जो पीसी में जॉब ले लें हैं। तो यही हो ना सर, अब देखें आपके सामने हर कोई अपना बेटे को खिलाने के चक्कर में लगा पड़ा है। वो नहीं, अगर वो अच्छा खेलते हैं तो आना चाहिए। देखें ऐसा अच्छा नहीं खेलने के लिए आपको पता परफॉर्म करना पड़ता है, वो तो परफॉर्मेंस के बगैर ही खेल जाते हैं, कहाँ परफॉर्म है। देखें कहीं ना कहीं जो है, मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमारे सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा है, ठीक है ना, हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमने उस सिस्टम को बेहतर करना है, और सिस्टम जब बेहतर होगा तो ऑटोमेटिक जो है ना प्लेयर्स भी अच्छे आएंगे, ठीक है ना। अभी कोई प्लेयर ऐसा होता है जिसकी फिटनेस का इशू होता है, कोई प्लेयर ऐसा होता है उसको इंजरीज के इश्यूज हो जाते हैं। अब प्लेयर पाकिस्तान टीम में जाके उसकी बायोमैकेनिक्स ठीक कर रहे हैं कि भाई उससे पहले ही अगर वो बच्चा आपके पास 13, 16 और 19 में है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, या पाकिस्तान के जो बेहतरीन कोचेज हैं उनके साथ, तो उसकी बायोमैकेनिक्स है, उसकी स्किल्स है, वहीं पर ही ठीक की जाए। पाकिस्तान में जाना है, इट्स मीन यू आर 100% फिट परफेक्ट, तो आपको वहाँ पे जो 100% फिट और परफेक्ट और वैसी परफॉर्मेंस देनी है। तो आप ये थोड़ी है कि वहाँ के ऊपर के यार इस प्लेयर को फलाना उस एकेडमी में भेज रहे हैं, वहाँ भेज रहे हैं, इसको ये ठीक करेंगे वो ठीक करेंगे, वहाँ गुंजाइश नहीं है आपके पास। आपने नीचे ही ठीक करना है, और नीचे ठीक कैसे होगा, सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, अच्छे लोग लगाएं, अच्छे ट्रेनर लाएँ, बायोमैकेनिक्स उनकी ठीक करें, ठीक है ना, कोचेज अच्छे लगाएं, तो ये सिस्टम। और देखें सबसे अच्छी पॉलिसी क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी से काम करें, ऑनेस्टी ही तो नहीं है इधर, कोई सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अपने उस चक्कर में लगा पड़ा। चलें जी, बड़ा शुक्रिया, बड़ा अच्छा तज्जा हुआ, अच्छा प्रोग्राम हुआ, अच्छी बातचीत हुई। और पाकिस्तान का जो नीदरलैंड से मैच चल रहा है, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह नीदरलैंड के खिलाफ अच्छा स्कोर करेगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह मैच जीतेगा, ताकि जो पाकिस्तान का स्टार्ट एक बेहतर हो जाए। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम तक इजाज़त लेते हैं। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, नाज़रीन तव्हां पंहिंजो ख्याल रखिजो। इंशाल्लाह पंहिंजे मेज़बान जुनैद मेमण के स्पोर्ट्स टाइम प्रोग्राम मेरान टीवी ते इजाज़त ॾींदा वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन मां। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह गॾु हूंदासीं।